हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप चौधरी आप सभी का फ्यूचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम आपके सामने आए हैं एक क्लास लेकर, वो लेकर आए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी की। उसमें आज हमने जो लास्ट क्लास की थी, हमने अभी तक 2 क्लास किया, जिसके अंदर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बच्चे का विकास के बारे में मैंने बताया था। और उसके बाद हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन किए थे जो ऑप्शनल मैंने बताया था कि आजकल इस तरह पर पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं और इस तरह के क्वेश्चनों की उम्मीद ज़्यादा से ज़्यादा है। उसी तरह के क्वेश्चंस को आज हम आगे भी करेंगे। आज मैं जो लेकर आ रहा हूँ, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और उम्मीद करता हूँ कि इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो एज इट इज़ देखने के लिए मिल ही जाएंगे। और लास्ट ईयर के पेपर में भी आए हुए क्वेश्चन हैं, आप जाकर कहीं भी गूगल पर, विकिपीडिया पर चेक कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों को करने से पहले आज हम पढ़ेंगे आपका जीन पियाजे का विकास पढ़ेंगे, संज्ञानात्मक विकास पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हमें बच्चों के विकास के लिए। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। पियाजे का विकास। ये जो पियाजे है वो आपने पढ़ा होगा डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में। जिन स्टूडेंटों ने डीएलएड में ये पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, उम्मीद करता हूँ कि वे तो इसे अच्छे से जानते होंगे कि पियाजे कौन थे और किस किस तरीके से उन्होंने क्या चीज़ें हमें बताई। और पियाजे से क्वेश्चन हमेशा आता ही है, आपका डाल्टन से हो या पियाजे से हो, आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा सी टैट में, सुपर टैट में और आपके यूपी टैट में भी। और हाँ, एक बात और, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स आ रही थी कि हम कौन सी लैंग्वेज को चूज़ करें। देखिए, अगर आप यूपी टैट दे रहे हैं तो सिर्फ शुरू में क्या होता है कि आपको या तो आप इंग्लिश या संस्कृत, देखिए हिंदी तो होती ही होती है, लेकिन सेकंड लैंग्वेज में या तो आप इंग्लिश को प्रीफर करते हैं एक लैंग्वेज में या संस्कृत को करते हैं। सपोज कीजिए किसी बच्चे ने की इंग्लिश और नेक्स्ट अदर बच्चे ने की संस्कृत, लेकिन जब आप सुपर टैट देते हो तो उसमें आपको दोनों ही लैंग्वेज देखने के लिए मिलेगी। वहाँ आपको एग्जाम में आएगी संस्कृत भी और आएगी आपकी इंग्लिश भी। तो इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में ना ले और किसी भी सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस ना दे और किसी पर भी कम ना दे, तो इक्वली सभी को लेकर चलना है। आज तो आप यूपी टैट में सेलेक्ट कर लोगे, लेकिन सुपर टैट में आपको आकर आगे चलकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं पियाजे का विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत। और कहानी के रूप में पढ़ेंगे जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उम्मीद करता हूं कि अच्छा लग रहा होगा आपको। कहानी के रूप में पढ़ने से आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ रही होगी। आपको एक तरीके से महसूस हो रहा होगा कि हम डायरेक्ट अपने स्कूल या कॉलेज में बैठे हैं और सर हमें पढ़ा रहे हैं हमारे सामने फ्रंट पे और आप सभी स्टूडेंट्स बैठे हो। तो इसी तरीके से हमें क्लास को पढ़ाना है। हमारा मोटिव ये नहीं है क्वेश्चन कराकर आपको कहना ठीक है भाई क्वेश्चन कर लो, 2 दिन बाद आपके माइंड से वे क्या हो जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। चलिए, पियाजे के अनुसार विकास ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसमें क्रमिक परिणात्मक परिवर्तनों के साथ निरंतर प्रगति होती है। उसके अनुसार शारीरिक विकास की तरह संज्ञानात्मक विकास भी चरणों में होता है। पियाजे ने कहा है जो शारीरिक विकास है वो संज्ञानात्मक विकास भी शारीरिक विकास की तरह संज्ञानात्मक विकास भी चरणों में होता है। जिस तरीके से शारीरिक विकास होता है वो हमारा क्या होता है, चरणों में होता है। कम उम्र में थोड़ा विकास, जब इंसान बढ़ता जाता है, उम्र उसकी डेवलप होती है, बढ़ती जाती है, तो उसका शारीरिक विकास होता है, डेवलप होता जाता है। सपोज कि एक बच्चा 5 साल का है, 5 साल के बच्चा क्या होगा, उसका वेट भी कम होगा, उसकी हाइट भी कम होगी, उसकी अकॉर्डिंग टू हाइट। जब वो 10 साल का होगा, 15 का होगा, वयस्क हो जाएगा, 18 का होगा, 20 का होगा, तो उसी आधार पर उसकी क्या हो जाएगी, हाइट भी हो जाएगी, उसका वेट भी हो जाएगा, उसकी सभी जो क्रियाएं हैं शारीरिक वे सभी चेंज हो जाएगी। इसी तरह जो आपका संज्ञानात्मक विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास भी आपका किस तरीके से होगा, वो भी चरणों में होगा। प्रत्येक चरण अन्य चरणों से गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। जो प्रत्येक चरण होंगे वे क्या होंगे, अन्य चरणों से क्या होंगे, भिन्न होंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट अवस्थाएं पूछ ली जाती हैं किसकी, पियाजे की विकास मत संज्ञानात्मक सिद्धांत की। देखिए पहली अवस्था कितनी है, 4। कितनी अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था को हम पढ़ लेते हैं। पहली अवस्था में क्या है, संवेदीज्ञात्मक अवस्था। संवेदीज्ञात्मक अवस्था, इसका एक रूप और है, एक नाम और है।
वह नाम है इसका इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इंद्रिय जनित गामक अवस्था। अब देखिए इसका समय टाइम पूछ लेता है कि कब तक होती है। यह होती है जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं आपकी, फोकस रखना है आपको यहीं पर, क्योंकि क्वेश्चन इनसे ही उठ कर आएंगे। अवस्था नंबर सेकंड। सेकंड अवस्था है पूर्व सक्रिय अवस्था। इसका समय पूछ लिया जाता है। इसका समय है 2 से 7 वर्ष तक। 2 से 7 वर्ष। नंबर 3 पर आ जाते हैं। अवस्था नंबर 3। अवस्था नंबर 3 मूर्त सक्रियात्मक। मूर्त सक्रियात्मक। सक्रियात्मक बोल सकते हैं, सक्रिय अवस्था बोल सकते हैं, जिसका समय है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। नंबर 4 अवस्था पर आ जाते हैं। नंबर 4 नोट करते रहिए। आकारिक। और जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि एनसीईआरटी ही बेस्ट है और एनसीईआरटी ही मानती है जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सही और गलत का निर्णय वहीं से होता है, तो इसलिए प्रीफर करें एनसीईआरटी को। समय पूछ लिया जाएगा इसका। इसका समय है 11 से 15 वर्ष तक। 11 से 15। इसे नोट कर लीजिए आप। देखिए ये अवस्थाएं उन स्टूडेंटों के लिए हैं जो सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट देंगे, और उनके लिए भी हैं जो आने वाले टाइम में बीटीसी के एग्ज़ाम देंगे या बीटीसी करनी के योग्य है या बीटीसी करना चाहते हैं। तो ये सभी के लिए उपयोगी हैं। इन चीज़ों को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, लूजली ना लें, क्योंकि ये चीज़ें जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो, एग्ज़ाम में जाते हो, तो आपको ये चीज़ें वहाँ पर याद आती है। देखिए जिन प्याजे के अनुसार जो उनके विकास की संज्ञानात्मक अवस्थाएं उन्होंने जो बताई है, देखिए सबसे पहली अवस्था बताई है संवेदी ज्ञात्मक अवस्था, जिसे दूसरा नाम दिया गया है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसका समय क्या होता है। यह अवस्था कब तक होती है? जब बच्चा इंसान पैदा होता है, न्यू बोर्न बेबी होता है, तो उसके जन्म से 2 वर्ष तक। ये अवस्थाएं कब तक होती है? यह होती है जन्म से 2 वर्ष तक। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा संवेदी ज्ञात्मक अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था का समय क्या है? तो उसका समय है 0 से या जन्म से 2 वर्ष तक। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा प्याजे के विकास के कितनी अवस्थाएं, संज्ञानात्मक अवस्थाएं कितनी है? तो टोटल कितनी है? 4। इन 4 दे सकता है, उनमें से एक नाम डाल देगा, तो आपको बताना है इन्हीं में से। फर्स्ट है आपकी इंद्रिय जनित गामक, सेकंड है पूर्व सक्रिय अवस्था, सेकंड है, थर्ड है मूर्त सक्रिय अवस्था, और फोर्थ है आकारिक सक्रिय अवस्था। अब देखिए सेकंड पूर्व सक्रिय अवस्था, इसकी उम्र क्या है, आयु क्या है? 2 से 7 वर्ष तक। 2 से 7 वर्ष के बच्चे के जब होता है, 2 से 7 वर्ष तक के मिडिल में जब बच्चा होता है, तो उसकी अवस्था कौन सी होती है? पूर्व सक्रिय अवस्था। तीसरी अवस्था है मूर्त सक्रिय अवस्था, जिसकी आयु है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। और फोर्थ है, लास्ट वन है आपकी आकारिक सक्रिय अवस्था, जिसकी आयु है 11 से 15 वर्ष तक। कोई सी भी अवस्था पूछ सकता है, किसी भी अवस्था का टाइम पीरियड पूछ सकता है, समय पूछ सकता है, सिर्फ आपको फोकस करना है इन्हीं 4 पर, क्योंकि क्वेश्चन भी बन के आएगा इन्हीं 4 में से। नोट कर लीजिए आप। अब देखिए हम एक एक को करके अब पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर होता क्या है, इस अवस्था के अंदर होता क्या है। अब हमें यह तो पता चल गया कि सक्रिय
संवेदी ज्ञात्मक या इंद्रिय जनित गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है, लेकिन होती ही क्यों है 0 से 2 वर्ष तक? इसके अंदर ऐसा बच्चा क्या करता है कि इसे दे दिया गया इंद्रिय जनित गामक नाम और समय भी दिया गया 0 से 2 वर्ष तक ही, 4 तक क्यों नहीं दिया, 5 तक क्यों नहीं दिया? तो उसके पीछे भी क्या है, उसके पीछे भी रीजन है, कारण है, जिसे पढ़ते हैं। चलिए, संवेदी ज्ञात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक। इस अवस्था की विकास की विशेषता यह है कि बच्चा प्रतिवर्तों के समूह वाले जीव के स्थान पर ऐसे जीव में परिवर्तित होने लगता है जो प्रतिवर्तों को समुचित करना सीखता है, अपनी शारीरिक हरकतों को पर्यावरण में प्रत्याशिक उपयोगों के साथ मिलाना सीखता है। जो उसकी शारीरिक हरकतें होती हैं ना, बच्चा जब छोटा होता है खेलता है, हंसता है, एक चीज़ को अगर बच्चा देख लेता है, छोटा बच्चा, तो वह उसे ही देखता रहता है। तो वो क्या करता है बच्चा, पर्यावरण में प्रात्यक्षिक उपयोगों के साथ, जो पर्यावरण में चीज़ें हैं उनके साथ क्या है, सीखता है, तालमेल बैठाने की कोशिश करता है और उन चीज़ों से ही सीखता है। अगर बच्चों में देख रहा है पर्यावरण में, अगर उसे कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे गई, सपोज कीजिए उसे कोई कैट दिखाई गई या डॉग दिखाया गया, या उसे दिखाया जा रहा है कोई भी ट्री दिख गया, उसे कुछ भी चीज़ अगर पर्यावरण से रिलेटेड उसे दिख रही है तो बच्चा उसी से सीखता है, उसी की तरह करने का प्रयास करता है। सेकंड, अपनी सारी पहले शिशु अपने बाजुओं और टांगों को हिलाने की खातिर ही हिलाता था, परंतु अब वह अपने पर्यावरण में जिन वस्तुओं को देखता है उनकी ओर आगे बढ़ने के लिए ऐसा करता है। अब देखिए, सबसे अच्छा उदाहरण दिया गया है। पहले शिशु क्या करता था, अपनी बाजुओं को हिलाता था, अपनी टांगों को हिलाता था, सिर्फ किसके लिए, हिलाने के लिए। उसे किसी और चीज़ से कोई भी मतलब नहीं था, उसका कोई अन्य मकसद नहीं था, सिर्फ उसका मकसद था बच्चे का, चाइल्ड का, कि अपने पैर हिलाने, अपनी टांगें हिलाने। लेकिन परंतु अब वह अपने पर्यावरण में जिन वस्तुओं को देखता है, लेकिन जब पर्यावरण में वह मौजूद हर एक वस्तुओं को देखता है, उनकी ओर आगे बढ़ने के लिए ऐसा करता है। अब देखिए, सपोज कीजिए कोई भी खिलौना हमने बच्चे की पहुंच से रख दिया है 5 फीट की दूरी पर। बच्चा पहले क्या कर रहा था, अपनी टांग या हाथ हिला रहा था सिर्फ अपने खेलने के लिए या अपने मजे में। लेकिन जब वह फोकस बनाता है उस खिलौने पर, तो उसकी तरफ आगे बढ़ने की ओर क्या होता है, कोशिश करता है बच्चा। तो वो अपने पैर, अपने हाथ हिलाएगा उस खिलौने तक पहुंचने के लिए। तो इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं इंद्रिय जनित गामक अवस्था। आगे की ओर बढ़ते हैं। सरल पेशीय क्रियाओं को समन्वित करना सीखता है। यह सीखता है कि पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ स्थायी है। वह सीखता है कि जो पर्यावरण में चीज़ें हैं ना, जो पदार्थ है वह स्थायी है। स्थायी का मतलब होता है स्टेबल। जो चीज़ें जहाँ पर है वो वहीं पर रहती है, ना वो कभी ख़त्म होती है, उसमें मतलब स्टेबिलिटी होती है। वो चीज़ें, स्थायी का मतलब होता है स्टेबल, एक ही जगह पर रुकी हुई, बिना मोशन के। और अस्थायी होती है अनस्टेबल, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र की जा सकती है। और स्थायी होती है स्टेबल, जो एक ही प्लेस पर रोकी गई है, ना तो वो हिलेगी। एक तरीके से उसे मृत भी बोल सकते हैं आप, कि वो एक जगह पर रुकी हुई है, ना तो इधर चल रही है ना उधर चल रही है, सिर्फ एक ही प्लेस पर टिकी हुई है। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्थायी, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेबल। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभिक महीनों में नवजात शिशु को संसार तीव्र गति से चलने वाले एक धुंधले चलचित्र की तरह दिखाई देता है। जब बच्चा प्रारंभिक महीनों में होता है ना, जब नवजात शिशु शुरू के महीनों में होता है, 1 महीने, 2, 3 महीने, 4 महीने का, तो बच्चा क्या सोचता है कि जो प्रकृति में जो चीज़ें हैं ना, जो वे बहुत ही तेज़ गति से चल रही है, और जो उसके सामने जो चीज़ें होती है वो ऐसा लगता है कि धुंधले चलचित्र, उसे धुंधला धुंधला दिखाई देता है, और उसे लग रहा है कि सारी चीज़ एक तरफ से उधर इतनी स्पीड से भाग रही हैं कि बस उसे धुंधला धुंधला ही दिखाई देता है। उसके माइंड में घूमता रहता है कि चीज़ें बहुत ही तेज़ी से चल रही हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। जिसमें जो वस्तुएं उसकी आंखों से ओझल हो जाती है, उसके लिए उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। बहुत ही सही बात है, बहुत ही अच्छी बात कही गई है। देखिए, बच्चा 4, 5, 6 महीने का है, बच्चे के आगे आपने एक चीज़ रखी, लेकिन बच्चे के सामने से वह चीज़ आपने हटा ली, तो बच्चे का जो होगा ना, उस चीज़ को लेकर जो अस्तित्व होगा वो खत्म हो जाएगा। आप छोटे बच्चे को लीजिए, 5, 6, 7 महीने के बच्चे को, और उसके सामने उसके माता पिता रहते हैं, लेकिन जब आप एक बार उसके माता पिता उसके सामने हैं, लेकिन अगर आप उन्हें वहाँ से हटा देंगे,
उनका वहाँ से अस्तित्व खत्म कर देंगे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन तक उन्हें आप वहाँ से हटा देंगे तो बच्चा उन्हें भूल जाएगा, और जो उसे खिलाएगा, जो उससे प्यार करेगा, वो उसे ही अपना माता पिता मान लेगा, अपना लेगा, क्योंकि उसे उस चीज़ का पता नहीं होता। वो सोचता है कि जो चीज़ें मेरे सामने हैं, जिस पर वो फोकस करता है कि इसका अस्तित्व है, और जो उसके सामने से हट जाती है वह सोचता है कि इसका अस्तित्व नहीं है, यह कुछ नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बच्चा या तथापि अपनी दृष्टि को केंद्रित करना सीख लेता है और यह भी सीखता है कि उसकी दृष्टि से ओझल होने वाली वस्तुएं मौजूद रहती हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। इनके अतिरिक्त इस अवस्था की समाप्ति से निकट आकर बच्चा केवल क्रियाओं के द्वारा सब कुछ करने से आगे जाकर प्रतिनिधात्मक चिंतन के लिए सक्षम हो जाता है। जब बच्चा इस अवस्था की समाप्ति कर लेता है ना, उसके निकट आ जाता है, जब बच्चा 2 वर्ष के निकट आ जाता है तो बच्चा क्या करता है, जो उसकी क्रियाएं होती हैं ना, उन क्रियाओं के द्वारा सब कुछ करने से आगे जाकर प्रतिनिधात्मक चिंतन के लिए सक्षम हो जाता है। चिंतन करने के लिए क्या हो जाता है, बच्चा सक्षम हो जाता है। अर्थात बच्चा वस्तुओं का मानसिक रूप में से निरूपण करने में भी सक्षम हो जाता है। उदाहरण के लिए जब कोई कुत्ता शब्द का प्रयोग करता है तो बच्चे के सामने बालों वाले एक ऐसे जीव का मानसिक चित्र उभर जाता है जो भौ भौ की आवाज़ पैदा करता है। जब बच्चे के सामने आप क्या करेंगे, कुत्ता शब्द का प्रयोग करेंगे, तो बच्चे को तो ये तो नहीं पता है कि कुत्ता ये ही है, कुत्ता यही है, उसे रियल में नहीं पता, लेकिन उसे पता है कि कुत्ता शब्द से उसके अंदर क्या है कि वो भौंकता है, भौ भौ करता है। तो उसके सामने कोई भी अगर आप बालों वाला जानवर पेश करेंगे, चाहे वे एक टेडी के रूप में ही हो, वो पेश करेंगे तो उसे लगेगा कि ये क्या है, कुत्ता है, ये भौ भौ करता है। भाषा सीखना भी इसी योग्यता का अंग है, क्योंकि भाषा की ध्वनियाँ और शब्द पर्यावरण में मौजूद पदार्थों और विभिन्न क्रियाओं में प्रतीक होते हैं। चलिए, प्रतिनात्मक चिंतन ऐसी योग्यता है जिसमें अनुभवों के साथ सीधे भौतिक रूप से अंतःक्रिया करने के स्थान पर उन्हें मानसिक रूप में निरूपित किया जाता है। इसका मतलब होता है जो चीज़ें हैं ना, उन्हें अपने माइंड में सेट कर लिया जाता है, मानसिक रूप में उनका चित्र उतार लिया जाता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। सेकंड है पूर्व सक्रिय अवस्था। पूर्व सक्रिय अवस्था की आयु बताइए जल्दी, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। देखिए, आपको चीज़ें समझ में आ रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं। जो चीज़ें इतनी प्यार से आपको पढ़ाई जा रही है, बहुत ही अच्छे, इन चीज़ों का बेनिफिट आपको लॉन्ग टाइम तक होगा, लॉन्ग पीरियड तक होगा। आप ये मत सोचिए कि एक ही एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तैयारी एक बार ही करें और एक बार ही इतने अच्छे से करें कि लाइफ टाइम तक आपको दोबारा उस चीज़ को रिपीट करने की आवश्यकता ना हो। चलिए, पूर्व सक्रिय अवस्था। दूसरे वर्ष की समाप्ति से के निकट आकर बच्चा अपने अनुभवों के साथ सदैव सीधे भौतिक रूप से अंतःक्रिया करने के स्थान पर उनका मानसिक रूप से निरूपण करने योग्य हो जाता है। जो अभी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई है प्रतिनिधात्मक चिंतन के अंदर, बच्चा यह भी समझने लगता है कि प्रतीक वास्तविकता के कुछ पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में पूर्व सक्रिय अवस्था में बच्चा इन्हीं योग्यताओं को सुदृढ़ करता है। संवेदज्ञात्मक अवस्था के अंत में जो योग्यताएं विकसित होनी आरंभ होती है, बच्चा पूर्व सक्रिय अवस्था में उनके अंग आगे अग्रसित होता है। जब इस पहली अवस्था का समापन होता है, 2 वर्ष के लगभग बच्चा नज़दीक होता है, और जो उसके अंदर क्या होती हैं, जो उसके अंदर विकसित होती हैं योग्यताएं, उन्हीं को क्या करता है, पूर्व सक्रिय अवस्था में आरंभ करता है। जहाँ से छोड़ता है बच्चा वहीं से आरंभ करता है। तो दूसरी ओर वह यह भी समझने लगता है कि वास्तविक पदार्थों को शब्दों के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। जो वास्तविक पदार्थ हैं वह सोचने लगता है कि इन्हें क्या किया जा सकता है, इन्हें शब्दों के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। मतलब शब्दों के नाम लेकर उन्हें क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बुला सकते हैं, या उनकी पहचान कर सकते हैं। यथापि बच्चे के ये मानसिक बिंब और चिंतन प्रतिक्रिया उतनी विकसित नहीं होती है। मानते हैं कि बच्चा उतना विकसित नहीं होता, उतना चिंतन नहीं कर पाता, लेकिन जितनी की प्रौढ़ों में वास्तव में बच्चों के अधिकांश चिंतन अव्यवस्था, अस्थिर, आर्थिक और असंबद्ध होता है। पूर्व सक्रियात्मक बच्चे के चिंतन भी कुछ परिसीमाएं इस प्रकार हैं। पूर्व सक्रियात्मक चिंतन में स्वयं केंद्रित होने की प्रवृत्ति होती है। जब बच्चा पूर्व सक्रिय अवस्था में होता है तो बच्चा क्या करता है, अपने आप स्वयं केंद्रित हो जाता है। बच्चा चीज़ों को क्या होता है कि अपने आप ही उसका चिंतन करना शुरू कर देता है, चीज़ों को समझनी शुरू कर देता है। उसके अंदर एक ऐसी अवस्था या व्यवस्था का चलती है उसके माइंड का, उसका माइंड का जो सर्कुलर होता है इस तरीके से काम करता है कि वो चीज़ों को क्या करना होता है, चिंतन करना
शुरू कर देता है। पूर्व सक्रियात्मक चिंतन एक समय पर समस्या के किसी एक पहलू या आयाम पर ही केंद्रित होता है। पूर्व सक्रियात्मक चिंतन में ट्रांजिटिव तर्क निहित होता है। पूर्व सक्रियात्मक बच्चा संबंधात्मक शब्दावली नहीं समझ पाता, जैसे कि से, बड़ा, काला आदि। वो शब्दावली नहीं समझ पाता। शब्दावली नहीं समझ पाता से मतलब है कि बच्चा जैसे कि, से, बड़ा, काला, इस तरह के जो शब्द होते हैं शब्दावली, वह बच्चा नहीं समझ पाता, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को समझने के योग्य हो जाता है। वर्ग समावेशन अर्थात बच्चा एक ही समय पर भाग और संपूर्ण के बारे में नहीं सोच सकता है। इस अवस्था में बच्चा यह नहीं समझ सकता कि वस्तुओं में आंतरिक सक्रिया किस प्रकार होती है अथवा विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित होती है। बच्चों को इस अवस्था में ये नहीं पता होता कि एक दूसरी वस्तुएं आपस में किस तरीके से संबंधित है। देखिए, अगर आपके घर में, आपके परिवार में कोई भी छोटा बच्चा है तो उसे क्या है, उस पर ये चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर कर सकते हैं। अगर बच्चा जन्म से अभी 2 वर्ष तक का नहीं हुआ है तो जो उसकी चीज़ें जो मैंने बताई है आपको, इंद्रिय जनित गाम की बच्चे की किस तरह की कंडीशन होती है, बच्चा क्या क्या चीज़ें अप्लाई करता है, तो ये आप अवस्था वहाँ पर बच्चे पर फोकस करिए, बच्चे पर रखिए और देखिए कि बच्चा क्या कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर बच्चा 2 वर्ष से ज़्यादा का है, 7 वर्ष से कम का है, तो उसकी जो अवस्था है वो क्या है, पूर्व सक्रिय अवस्था है। तो बच्चे को देखिए कि बच्चा इस तरह के कार्य कर रहा है, चिंतन कर रहा है, चीज़ों को समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, तो वो क्या हो गई, 2 से 7 वर्ष तक के बच्चे के आप चेक कर सकते हैं। जिस भी परिवार में घर में छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ आप उन पर फोकस करें कि बच्चे इस तरह से क्या कर रहे हैं, इस रूल को अपना रहे हैं, फोकस। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें ऐसे ही नहीं उठाकर कॉपी किताब में छाप दी गई हैं, ये चीज़ें क्या करी गई हैं, पहले एक्सपेरिमेंट करा गया है डिफरेंट तरीके से बच्चों के ऊपर, और तभी ये चीज़ें निकल कर आई हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मूर्त सक्रिय अवस्था। मूर्त सक्रिय अवस्था में पूर्व सक्रिय अवस्था के चिंतन की परिसीमाएं दूर होने लगती है। जो परिसीमाएं इसमें रह जाती हैं पूर्व सक्रिय अवस्था में, वे दूर कब होगी, वे दूर होगी मूर्त सक्रिय अवस्था में, जिसकी आयु है 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक। इस अवस्था में अब चिंतन तात्कालिक फोटो की तरह असंयुक्त प्रतिनिधात्मक क्रियात्मक नहीं होता है। अब क्रियाओं को चलचित्र की तरह एक श्रृंखला में निरूपित किया जा सकता है, उन्हें आवश्यकता पड़ने पर पूर्ण प्रस्तुत भी किया जा सकता है। मूर्त सक्रियात्मक बच्चों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह होती है कि उसका चिंतन में उत्क्रमणीयता आ जाती है। उत्क्रमणीयता ऐसी योग्यता है जिसके द्वारा बालक किसी क्रिया श्रृंखला को समझने में सक्षम हो जाता है। बच्चा क्या होता है इस अवस्था में, वो क्या समझना शुरू कर देता है, वो क्रियाओं को या श्रृंखला को समझने में सक्षम हो जाता है। कोई भी श्रृंखला दे दी आपने, सीरीज दे दी, नंबर सीरीज दे दी, कुछ भी आपने दे दिया, तो बच्चा क्या हो जाता है, उसे समझने के लिए योग्य हो जाता है, उसे समझने के लिए सक्षम हो जाता है, और बाद में उसमें उन क्रियाओं को मानसिक रूप में विलोम दिशा में समझने की अर्थात उन्हें पलटने की योग्यता भी आ जाती है। बच्चे के माइंड में सेट हो जाता है, चीज़ों को क्या कर सकता है वह, चीज़ों की उसके अंदर योग्यता आ जाती है उन्हें पलटने की। चलिए, जिस प्रक्रिया में बालक किसी वस्तु समुच्चय में संवादात्मक भिन्नताओं का प्रेक्षण करता है और उन भिन्नताओं के आधार पर उन्हें श्रृंखलाबद्ध करता है, उसे क्रमबद्ध कहते हैं। क्रमबद्ध का मतलब होता है कि जब बच्चा श्रृंखला के अंदर क्या करता है, उनकी भिन्नता के आधार पर पहचानता है और उन्हें एक क्रम में लगाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रमबंधन कहते हैं। संरक्षण की योग्यता के अतिरिक्त मूर्त सक्रियात्मक बच्चे में एक और मानसिक योग्यता विकसित होती है, और वह है कि किसी एक अभिलक्षण रंग आकार अमाप के आधार पर वर्गीकरण करने की योग्यता। इस उम्र के अंदर 7 से 11 वर्ष की उम्र के अंदर बच्चे के अंदर एक योग्यता और आ जाती है, वह होती है कलर को लेकर, रंग को लेकर, मापन को लेकर, मापने के लिए, और आपकी आकार या अमाप के आकार या अमाप के लिए उसके अंदर उसका वर्गीकरण आ जाता है। वो पहचान सकता है कौन काला है, कौन भूरा है, किसका आकार क्या है, किस चीज़ का आकार कम है, किसका आकार ज़्यादा है, किसका आकार कितना है। तो ये चीज़ें उसके माइंड में डेवलप हो जाती है। कब, मूर्त सक्रिय अवस्था में। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बच्चे के अंदर अभिलक्षण रंग आकार अमाप के आधार पर वर्गीकरण करने की योग्यता किस अवस्था में आती है, या
किस आयु में आती है? तो आती है मूर्त सक्रिय अवस्था, अवस्था नंबर 3 और 7 वर्ष से 21 वर्ष तक। तभी कहता हूं कि चीज़ों को डेस्क्रिप्टिव पढ़िए, क्वेश्चन डायरेक्ट भी नहीं आते, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है। अभिलक्षण दे दिए तो आप क्या बताएंगे? आपने अंदर से तो पढ़ा नहीं, आपने उम्र भी पढ़ ली और आपने अवस्था भी पढ़ ली, लेकिन उनके अंदर नहीं पढ़ा कि अभिलक्षण किस में दिए गए हैं, बच्चा क्रिया किस अवस्था में किस तरह की क्रिया कर रहा है। अगर उसने क्रिया से क्वेश्चन उठाकर दे दिया तो आप पर कुछ भी नहीं होगा, आप 100 के 100% गलत ही कर आएंगे। तो इसलिए चीज़ों को पढ़िए कहानी के तौर पर, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं। अगर आप इस लेक्चर को एक बार भी ले रहे हैं, रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आकारिक सक्रिय अवस्था पढ़ते हैं, जो है आपकी लास्ट 4th। 11 वर्ष से आगे की इस अवस्था में बच्चा शारीरिक एवं मानसिक अवस्था में परिवर्तनों के साथ किशोर अवस्था में पदार्पण करता है। बच्चा क्या होता है? शारीरिक विकास हो जाता है 11 से 15 वर्ष की आयु के बीच में। उसका मानसिक विकास भी होता है। शारीरिक विकास तो होता ही होता है, उसका मानसिक विकास भी होता है। डेवलपमेंट, उसके अंदर चेंजेस इतने आ जाते हैं, उसे अच्छा बुरा की समझने का थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है और वो किशोर अवस्था में क्या करता है? आ जाता है 11 से 15 वर्ष की आयु में। इस तरह से बौद्धिक विकास की इस अंतिम अवस्था को पार करते किशोर व किशोरियां मानसिक योग्यता एवं क्षमताओं के विकास से अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करते हैं। बच्चों के अंदर क्या होता है? उनके अंदर इस अवस्था में क्या होता है? बौद्धिक विकास बहुत अच्छा हो जाता है। तो बच्चे क्या चाहते हैं? उनकी मानसिक योग्यता ये चाहती है, उनकी क्षमता ये चाहती है कि वो ऊंचाइयों को छूए। एक नॉर्मल बच्चा 15 साल की उम्र में क्या आ जाता है? आपका 10th क्लास में आ जाता है। और आपने देखा होगा 9-10th की क्लास के बच्चों को ऊंचाइयां छूने की लगन पैदा हो जाती है, उनका बौद्धिक स्तर भी अच्छा हो जाता है। तो कौन सी अवस्था होती है? वह अवस्था होती है आकारिक सक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय है, टाइमिंग है 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बच्चे की बौद्धिक विकास की अंतिम अवस्था क्या है? क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरीके से, बच्चे की बौद्धिक विकास की अंतिम अवस्था क्या है? तो वह है अंतिम अवस्था, अवस्था नंबर 4, जिसे कहा गया है आकारिक सक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय है, जिसकी उम्र है 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। क्वेश्चन इस तरीके से क्रियाएं से उठकर आएंगे। आप सोचोगे डायरेक्ट आएंगे, डायरेक्ट कुछ भी नहीं आता। इसलिए फोकस करें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डेस्क्रिप्टिव करने के लिए। अगर डायरेक्ट ही आते तो हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही स्कूलों में पढ़ाए जाते और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही हमारे एग्जाम में आते। क्यों हम डीएलएड में, बीएड में क्यों डेस्क्रिप्टिव लिखते हैं, क्यों पढ़ते हैं? इसीलिए पढ़ते हैं कि चीज़ों का हमें संपूर्ण ज्ञान हो अंदर से और उस आधार पर ही हम पेपर को हल करें। तो चीज़ों को समझने का प्रयास करें। अगर यदि कुछ कमियां रह भी जाती है तो जीवन के अनुभवों से उस कमी को पूरा करता है। अगर इस आयु के अंदर बच्चे के अंदर क्या हो जाता है? कुछ कमियां रह जाती है तो वो किसके द्वारा पूरी करता है? वह करता है अनुभवों के द्वारा, कि उसे कितना अनुभव हो गया है। साथ ही साथ अपने जीवन में आने वाली किसी कठिनाई को इसी बौद्धिक संपदा के सहारे हल करता है। अगर उसके जीवन में कोई कठिनाई आ रही है तो जो उसकी बौद्धिक संपदा है 11 से 15 वर्ष की आयु की आकारिक सक्रियात्मक अवस्था है, इस अवस्था के द्वारा ही वो क्या करता है? उस कठिनाई को दूर करता है। चलिए आज हमने पढ़ा पियाजे के विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत। हमने सिद्धांत पढ़ लिए, चारों अवस्थाएं पढ़ ली, उनका समय पढ़ लिया और अवस्था के नाम भी पढ़ लिए और उनकी अंदर की बच्चे की क्रियाएं भी पढ़ ली। तो ये हमारा टॉपिक बहुत ही अच्छा था जो हमने कर लिया सिर्फ 20 मिनट। 20 मिनट में इतने अच्छे तरीके से हमने इसे संपूर्ण तरीके से कंप्लीट इतनी अच्छी तरीके से पढ़ लिया कि आप इसे 20 साल भी नहीं भूल सकते। अगर आपने एक बार क्लास ली है तो क्लास लेने का मतलब है कि आप 20 साल तक भी नहीं भूलोगे। तो चीज़ों क्या करना है आपको? चैनल तो सब्सक्राइब करना ही करना है, शेयर भी करनी है वीडियो, क्योंकि उन स्टूडेंटों का भी भला हो सके जिन तक अभी ये चीज़ें नहीं पहुंच पा रही है। तो इसलिए लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अपना प्यार ऐसे ही चैनल को देते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन दे तो मुझे चीज़ें आपको पढ़ाने में और ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होगा और मैं दुगनी ताकत के साथ, दुगनी मेहनत के साथ आपके सामने चीज़ें पेश करूँगा। चलिए, मैंने आपसे वादा करा था कि मैं कुछ क्वेश्चन आपको आज कराऊंगा और उसी वादे को मैं पूरा करने जा रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन इतने अच्छे आपके सामने लेकर आऊंगा कि आप देखोगे कि क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होगा वो अलग ही होगा। और ये नहीं है कि आप क्वेश्चन को कहीं भी जाकर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर के एग्ज़ाम पेपरों से रिलेटेड ही मिलेंगे और आने वाले एग्ज़ाम में भी यही मिलेंगे। मैथ की क्लास आपकी होगी कल। मैथ की क्लास भी हम शुरू करेंगे, जो हमारी बीच में गैप हो गया है उसे भी कल करेंगे हम आपकी। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का,
किस देखिए क्वेश्चन मैंने वैसे आपको पढ़ाया नहीं है अभी तक, मैंने मनोवैज्ञानिकों के नाम नहीं बताए, नहीं पढ़ाया है, शुरू में ही पढ़ाया, मैं भूल गया, मैंने आपको मनोवैज्ञानिकों के नाम बताए थे, कुछ के बताए थे सपोज, चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पढ़ा है तो चीज़ों को यहाँ से एक बार देख लेना। देखिए पहला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। समान होते हैं, आप ही की तरह जितने प्यारे आप हो उतना ही प्यारा क्या है क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, एक मनोवैज्ञानिक है उसने कहा है या उसके अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। जितने भी न्यू चाइल्ड बोर्न बेबी होते हैं वे क्या होते हैं, सभी समान होते हैं, उनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, आपके सामने मैं 4 ऑप्शन पेश कर रहा हूं, जल्दी से बताइए। 10,000 का क्वेश्चन है आपके लिए, आप 10,000 जीत जाएंगे। आप 10,000 जीतने वाले हैं, जल्दी बताइए। आप 10,000 नहीं जीतने वाले, आप एक गवर्नमेंट सरकारी नौकरी जीतने वाले हैं अगर इस क्वेश्चन को करते हैं। 10,000 की कोई औकात नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन की इतनी औकात है कि यह आपका जीवन बना सकता है, आपका फ्यूचर, आपका भविष्य बना सकता है। एक एक नंबर से ही आपकी मेरिट ऊपर डाउन होती है और हजारों स्टूडेंट्स बाहर अंदर हो जाते हैं। चलिए, क्रो एंड क्रो, बी है आपका वोटसन, सी है आपका क्लर्क और बिर्च, ये सभी नाम किसके हैं, मनोवैज्ञानिकों के नाम हैं। मैकडूगल। चलिए जल्दी बताइए कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। जल्दी बताइए इसकी उत्तर क्या है। यह कथन है वाटसन का। यह कथन किसका है, यह कथन है वाटसन का। वाटसन के अनुसार कहा गया था कि जन्म के समय सभी बालक क्या होते हैं, समान होते हैं। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाएगा ना, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, चलिए याद रखिए, एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी भी थे, कौन थे, वॉटसन, जिन्होंने अभी क्या ले लिया, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से क्या ले लिया, संन्यास ले लिया है। उसके नाम पर याद रख लीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो उनके नाम पर याद रख लीजिए, वॉटसन। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के समय, उन्होंने कहा कि जन्म के समय सभी बालक क्या होते हैं, समान होते हैं। किसने कहा, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा, तो वह कहा वॉटसन ने। नोट कीजिए, क्वेश्चन इतने प्यारे हैं कि आने की पूरी प्रबल संभावनाएं रखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। विकास इनका उत्पाद होता है। विकास इनका उत्पाद होता है। और क्वेश्चनों को क्या करना है, आपको एक अपना क्या है, नोट्स का रजिस्टर बना लीजिए और इन क्वेश्चन को लिखते रहना है। आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं लिखते रहना है। ऑप्शन नंबर ए, अधिगम का, बी परिपक्वता का, ऑप्शन नंबर सी अधिगम तथा, इसे लिख लीजिए आप, ए और बी। इसके अंदर क्या आ गई, अधिगम भी आ गया और परिपक्वता भी आ गया। ऑप्शन डी अभ्यास। क्वेश्चन को पहले समझे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है विकास इनका उत्पाद है। विकास किसका उत्पाद है, विकास किसके द्वारा होता है, विकास किस तरीके से होता है और किसके द्वारा। विकास अधिगम के द्वारा होता है, विकास परिपक्वता के द्वारा होता है, या विकास अधिगम और परिपक्वता दोनों के द्वारा होता है, या विकास अभ्यास के द्वारा होता है। जल्दी बताइए। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
थर्ड, विकास आपका अधिगम के द्वारा भी होता है और विकास आपका परिपक्वता के अनुसार भी होता है, परिपक्वता के द्वारा भी होता है। तो ए और बी इसके आंसर हैं। जल्दी से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ए और बी, अधिगम के द्वारा भी और परिपक्वता के द्वारा भी। नोट कर लीजिए। क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, हम जो बाकी क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे आपके कल, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर कराऊंगा मैं अभी आपको क्लास में, एक क्वेश्चन जरूर कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा आ गया है मेरे सामने। क्वेश्चन जरूर कराऊंगा एक क्वेश्चन तो आपको, और जो कल हम क्या करेंगे क्वेश्चन ही लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे हम किनकी, क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपको लिखते रहना है, नोटबुक अपनी बना लीजिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में कराए थे, 3 हो गए आपके, आज 5 क्वेश्चन हो गए, पाँचों इंपॉर्टेंट है। अगर 5 में से एक क्वेश्चन भी फंस गया तो आपका 1 नंबर ही मेरिट को ऊपर नीचे पहुंचाने की प्रबल संभावना रखता है। बच्चे का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? बच्चे का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? जल्दी बताइए, बच्चे का प्रथम या सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए पिता, बी माता, सी आया और डी नर्स। जल्दी बताइए। पिता, माता, आया। आया होती है जो बच्चे की देखभाल करती है, नर्स, नर्स से आप जानते हैं कि नर्स होती कौन है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा माता। क्या होगा इसका? बच्चे का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? माता। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही अच्छा है, प्रारंभिक शिक्षा से ताल्लुकात रखता है, प्रारंभिक शिक्षा से ताल्लुकात रखता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? तो बच्चे का पहला शिक्षक होता है उसकी माता। चलिए, माता क्यों होती है? बच्चे की सबसे पहली शिक्षक माता होती है, जो जन्म लेने से लेकर बड़े होने तक किसी भी प्रकार के कार्य को करने की प्रक्रिया सिखाती है। यह दूध पीने से लेकर सोने, चलने, हंसने आदि सभी रूप में होता है। देखिए, माता क्या करती है? माता बच्चों को चलना भी सिखाती है, दूध पिलाना भी सिखाती है, खिलाना भी सिखाती है, सभी चीज़ों के बारे में उसे बताती है। उसका शारीरिक विकास तो होता ही होता है, उसका मानसिक विकास भी होता है। तो बच्चा क्या होता है? माता जो होती है उसकी पहली शिक्षक होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रारंभिक स्तर का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बच्चे का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? तो बच्चे का सबसे पहला शिक्षक होता है माता। देखिए, आज मैं अपनी क्लास को यहीं समाप्त करना जा रहा हूँ। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अब मैंने आपको कराए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि इन क्वेश्चंस के लिए आपने एक नोटबुक भी बनाई होगी, और जो मैंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत आपको जीन पियाजे के लिखाए हैं चारों, वे भी चारों अवस्थाएं आपने लिखी होगी, उनका समय भी लिखा होगा, उनकी उम्र भी लिखी होगी। और जो मैंने क्रियाएँ बताई हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो उन क्रियाओं को क्या कर सकते हैं आप, उन्हें दोबारा भी क्लास को एक बार रिपीट करें, पढ़ें। अरे 35 मिनट की क्लास है यार, 2 बार पढ़ोगे तो 70 मिनट होती है। 70 मिनट आप वैसे भी वेस्ट कर देते हो व्हाट्सएप चलाने में, आप स्टेटस लगाने में, फेसबुक चलाने में, ट्विटर चलाने में, इंस्टाग्राम चलाने में, इतनी चीजें आप चलाते हो, सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव रहते हो कि आप 35-40 मिनट की क्लास नहीं देख सकते जो आपका भविष्य का निर्माण कर सकती है। बिल्कुल देख सकते हैं, और मेरा कहना आप जरूर मानेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन के लिए मैं सभी के लिए बोल रहा हूं, किसी के लिए पर्सनल नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आपके लिए, सभी के लिए भविष्य बहुत ही अच्छा होने वाला है। अभी वैकेंसीज भी आएगी, अभी यूपी टेट भी आ रहा है, सी टेट भी आ रहा है, तो फोकस करें अपनी पढ़ाई पर। 35-40 मिनट की क्लास होती है, आराम से आप देख सकते हैं, आराम से आपका डेटा भी ज़्यादा नहीं लगता यार। मैं 360 पे बनाता हूँ वीडियो, में 480 या 720 या 1080 पिक्सल पे भी नहीं बना रहा हूँ, इसीलिए मैं 360 पे वीडियो को डिज़ाइन कर रहा हूँ कि आपका डेटा भी कम लगे, आपकी MB भी कम लगे। मैं आपके लिए इतना फ़ायदा सोच रहा हूँ, लेकिन आप बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। आप अच्छे से पढ़ें, चैनल को भी एक नई मुकाम पर पहुंचाएं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको चीज़ें और अच्छे से देने का प्रयास करूं। चलिए, आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। गुड बाय। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, और क्लास को निरंतर रूप से रेगुलर देखते रहें।